T20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम का ऐलान हो चुका है और हेडलाइंस में सिर्फ एक ही नाम है, ईशान किशन। सवाल ये नहीं कि वो टीम में क्यों है, सवाल ये है कि क्या ये 2 साल बाद एक कमबैक किंग की जबरदस्त वापसी है या सिलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप जीतने के लिए अपना सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक जुआ खेला है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे तो जैसे एक जंग छिड़ी हुई है, एक तरफ वेल डिजर्व्ड के हैशटैग हैं, दूसरी तरफ लोग अनफेयर कह रहे हैं। हाँ, राय बहुत बटी हुई है। तो आज हम इसी एक फैसले की गहराई में उतरेंगे। हमारा मिशन है इस किशन गैम्बिट को डिकोड करना और ये समझना कि क्या ये भारतीय T20 क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक खिलाड़ी के आने या जाने की बात नहीं है। अच्छा। ये चयन, ये भारतीय क्रिकेट की सोच में आए एक, आप कह सकते हैं, भूचाल का संकेत है। हमारा आज का विश्लेषण द किशन गैम्बिट नाम की एक विस्तृत रिपोर्ट के कुछ अहम हिस्सों पर आधारित है, जो इसी रणनीतिक बदलाव की पड़ताल करती है। मतलब ये सिर्फ एक सिलेक्शन नहीं, एक स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। तो चलिए इसी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और सीधी टक्कर है तर्क बनाम इरादा। यानी शुभमन गिल जैसे एक स्थापित, भरोसेमंद और टेक्निकली सॉलिड बल्लेबाज को बाहर करके आप एक ऐसे खिलाड़ी को लाते हैं जिस पर हमेशा सवाल उठे। हाँ, जिस पर हमेशा निरंतरता की कमी का ठप्पा लगा रहा है। क्या वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर यह बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? स्थिरता को इरादे पर कुर्बान करना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये सवाल ही अपने आप में थोड़ा पुराना हो गया है। पुराना कैसे? 2026 का T20 क्रिकेट अब वो खेल नहीं रहा जहां स्थिरता का मतलब होता था 35 गेंदों में 40 रन। ओके, आज की तारीख में स्थिरता का मतलब है लगातार 180 की स्ट्राइक रेट से रन बनाना। और अगर हम आंकड़ों को सामने रखें तो ये बहस ही खत्म हो जाती है। लेकिन आंकड़े तो घरेलू क्रिकेट के हैं। हाँ, हैं। आलोचक यही तो कह रहे हैं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में मान लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। सही बात है। क्या हम बस एक सीजन के प्रदर्शन पर इतना बड़ा दाव लगा सकते हैं? आपका सवाल जायज है, लेकिन हमें उस प्रदर्शन के पैमाने को भी देखना होगा। चलिए द किशन गैम्बिट रिपोर्ट से सीधे आंकड़े उठाते हैं। ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26, कुल 517 रन, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है। असली चीज है स्ट्राइक रेट 197.3। 197? जी, 197.3। ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ये असल आंकड़े हैं। ये तो वाओ। और जब सबसे ज्यादा दबाव था फाइनल मैच में, तब 49 गेंदों पर 101 रन की पारी, और उसने झारखंड को चैंपियन बनाया। ये सिर्फ रन बनाना नहीं है, ये दबाव में मैच को छीन लेना है। 197 का स्ट्राइक रेट, ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन क्या ये टिकाऊ है? मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ एक घरेलू टूर्नामेंट का कमाल है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉप क्लास गेंदबाजों के सामने ये रणनीति फेल हो जाएगी? देखिए, शायद हर मैच में ना चले। वही तो। पर यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये चयन रेपुटेशन पर नहीं बल्कि रन रेट पर आधारित है। अच्छा। सिलेक्टर्स ने ये नहीं देखा कि कौन बड़ा नाम है, उन्होंने ये देखा कि कौन खेल को बदल सकता है। ये भारतीय टीम के लिए एक नए आक्रामक टेम्पलेट की शुरुआत का ऐलान है। एक नया टेम्पलेट? जी, संदेश साफ है, हमें स्थिरता चाहिए, लेकिन रनों की गति की कीमत पर नहीं। और आपके सवाल का जवाब, क्या ये टिकाऊ है? शायद नहीं। शायद वो हर मैच में 50 रन ना बनाए। समझ में आती है। और यहीं पर ये एक्स फैक्टर वाला शब्द बार बार सामने आता है। बिल्कुल। रिपोर्ट में एक लाइन है कि ईशान किशन वो खिलाड़ी हैं जो पावर प्ले में ही मैच को विरोधी टीम की पहुंच से दूर ले जा सकते हैं। एक मिनट, ये एक्स फैक्टर जो हम सुनते रहते हैं, जब आप ईशान किशन के संदर्भ में ये कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ छक्के मारना है या कुछ और भी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्स फैक्टर सिर्फ बड़े शॉट मारना नहीं है, ये एक मानसिकता है। मानसिकता? हाँ, ये विरोधी टीम के कप्तान को उसकी बनाई योजनाओं को फेंकने पे मजबूर कर देना है। चलिए इसे आंकड़ों में देखते हैं। दिखाइए। जरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के उनके हीट मैप्स को विजुअलाइज कीजिए। ज्यादातर बल्लेबाजों का मैप कुछ खास हिस्सों में ही लाल या गर्म दिखेगा, जैसे कवर एरिया या मिड विकेट। एग्जैक्टली। जहां वो सबसे ज्यादा सहज होते हैं।
लेकिन ईशान के मैप में लगभग पूरा मैदान नारंगी और लाल धब्बों से भरा हुआ है। मतलब वो 360 डिग्री खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, वो आपको स्वीप भी मारेंगे, रिवर्स स्वीप भी, और गेंदबाज के सिर के ऊपर से भी। और सबसे दिलचस्प बात, स्पिनर्स के खिलाफ जहां बाकी बल्लेबाज थोड़ा सहम जाते हैं या सिंगल लेने की सोचते हैं। हाँ, वहां उनका हीट मैप और भी ज्यादा गहरा लाल हो जाता है, खासकर लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर की तरफ। ये दिखाता है कि वो खतरा मोल लेने से नहीं डरते, बल्कि मौके की तलाश में रहते हैं। ये तो कमाल का विजुअलाइजेशन है। मतलब वो किसी एक गेंदबाज या एक खास एरिया पर निर्भर नहीं है। लेकिन पावर प्ले का क्या? जहां फील्ड अंदर होती है, वहां उनका इरादा कैसा रहता है? वहीं तो असली फर्क नजर आता है। कैसे? अगर हम पहले 6 ओवरों में ईशान किशन और टूर्नामेंट के दूसरे टॉप ओपनर्स के प्रदर्शन की एक साथ तुलना करें, तो कहानी साफ हो जाती है। जहां ज्यादातर बल्लेबाज एक सॉलिड शुरुआत देने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए 6 ओवर में 45-50 रन। हाँ, जो एक अच्छी शुरुआत मानी जाती है। ईशान का इरादा होता है 6 ओवर में 70 रन बनाकर मैच को वहीं खत्म कर देना। उनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में बाकी सबसे कहीं ज्यादा था। ओह, तो ये सिर्फ बड़े शॉट खेलना नहीं है, ये खेल पर शुरू से ही हावी होने की वो मानसिकता है जो T20 वर्ल्ड कप जैसी प्रतियोगिताओं में निर्णायक साबित हो सकती है। ये आंकड़े तो किसी भी आलोचक का मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक जबरदस्त मानसिक लड़ाई भी है। 2023 में टीम से बाहर होना, लगभग 2 साल तक नेशनल टीम से दूर रहना और फिर इस तरह से वापसी करना, ये आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता, बहुत मानसिक ताकत चाहिए। क्रिकेट में एक कहावत है, दरवाजा खटखटाओ मत, उसे तोड़ दो। और ईशान ने अपने प्रदर्शन से बिल्कुल यही किया है। उन्होंने सिलेक्टर्स को कोई और विकल्प ही नहीं दिया। नहीं छोड़ा। ये पहलू भी तो इस चयन को खास बनाता है। ये सिर्फ स्किल की नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति की भी जीत है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, ये उनकी मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी निष्पक्ष रूप से देखना होगा। और यहाँ कुछ बहुत जायज सवाल उठते हैं जो सोशल मीडिया पर लोग पूछ भी रहे हैं। जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ का मामला। सही पकड़ा। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर क्या हम ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो चुपचाप अपना काम करते रहे और लगातार रन बनाते रहे? क्या सिस्टम ऐसे खिलाड़ियों को सजा दे रहा है जो शायद उतने विस्फोटक नहीं है, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद है? यही तो इस चयन का सबसे विवादास्पद पहलू है। ऋतुराज ने भी लगातार रन बनाए, लेकिन शायद वो स्ट्राइक रेट की इस नई दौड़ में थोड़ा पीछे रह गए। सिर्फ एक ही तरह के खिलाड़ी चाहता है? क्या अलग अलग भूमिकाओं के लिए अब कोई जगह नहीं बची है? और इसके अलावा टीम की संरचना को लेकर भी एक जोखिम है। आप टीम में 3 विकेट कीपर्स होने की बात कर रहे हैं, संजू सैमसन, ऋषभ पंत और अब ईशान किशन। जी। कई लोग इसे एक समस्या की तरह देख रहे हैं, लेकिन क्या ये एक लग्जरी नहीं है? मतलब हमारे पास 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी नंबर पर खेल सकते हैं और अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। और ये एक हैप्पी प्रॉब्लम से ज्यादा एक असली प्रॉब्लम बन सकती है। हाँ, ये टीम के संतुलन को बिगाड़ सकती है। इसका सीधा मतलब है कि ईशान किशन सिर्फ एक विशेषज्ञ ओपनर के तौर पर खेलेंगे। मान लीजिए किसी मैच में हमें एक अतिरिक्त गेंदबाज या एक ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है, तो क्या यह फैसला हमें मुश्किल में डाल देगा? क्या हमारे पास लचीलापन कम हो गया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें वर्ल्ड कप के दबाव में ही मिलेगा। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो ये चयन एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देता है, जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। और वो क्या है? क्या ये भारतीय T20 क्रिकेट में एंकर बल्लेबाज के युग का अंत है? ओह, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। सोचिए, वो बल्लेबाज जो एक छोर संभाल कर रखता था, जो पारी को बनाता था, शायद अब उसकी जरूरत ही नहीं। अब हर खिलाड़ी को पहली गेंद से इम्पैक्ट प्लेयर बनना होगा। ये T20 खेलने के पूरे DNA को बदलने जैसा है। बिल्कुल। इसका असर सिर्फ नेशनल टीम पर नहीं, बल्कि घरेलू क्रिकेट और युवा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर भी पड़ेगा। अब एकेडमी में कोच शायद बच्चों को डिफेंस सिखाने से पहले बड़े शॉट मारना सिखाएंगे। वाह, ये तो एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब अब तक जो हम सुनते आए थे कि पहले नजरें जमाओ फिर प्रहार करो, वो फिलॉसफी अब T20 के लिए खत्म हो गई है। खत्म। अब है पहली गेंद से प्रहार करो। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इसका मतलब क्या निकलता है? एक तरफ ईशान की निरंतरता की खमी का जोखिम है, और दूसरी तरफ उनके मैच जिताने वाले आक्रामक इरादे का इनाम है। सिलेक्टर्स ने इनाम को जोखिम से बड़ा माना है। बिल्कुल। विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष यही है कि ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला फैसला है।
रिस्क क्या है? जोखिम यह है कि अगर ईशान शुरुआती कुछ मैचों में नाकाम रहते हैं तो सिलेक्टर्स और कप्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव आएगा और टीम की शुरुआत लड़खड़ा सकती है। मीडिया में वही पुरानी बहस छिड़ जाएगी कि स्थिरता ज़्यादा ज़रूरी थी। और इनाम? इनाम यह है कि अगर ये दांव चल गया तो भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है। इतना बड़ा इनाम? जी, जैसा कि रिपोर्ट में भी कहा गया है, आधुनिक टी20 में आपको 30 गेंदों में 50 रन बनाने वाले खिलाड़ी नहीं चाहिए, बल्कि 15 गेंदों में 40 रन बनाने वाले इम्पैक्ट प्लेयर्स चाहिए। ईशान इस नए टेम्पलेट में पूरी तरह से फिट बैठते हैं। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 3-4 ओवरों में ही मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा 2007 वर्ल्ड कप की याद दिला रहा है। बिल्कुल, किसी को वीरेंद्र सहवाग या युवराज सिंह से हर मैच में रन बनाने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सबको पता था कि अगर वे 20 गेंदें खेल गए तो मैच खत्म कर देंगे। ये चयन उसी आक्रामक सोच की वापसी है। तो अंत में जोखिम तो है, लेकिन वर्ल्ड कप सुरक्षित खेलकर नहीं जीते जाते। इतिहास गवाह है, बड़े खिताब जीतने के लिए आपको कभी-कभी ऐसे ही साहसी और परिकलित जोखिम उठाने पड़ते हैं। ये चयन उसी हिम्मत का प्रतीक है। ये वाकई एक गहरी और जरूरी चर्चा थी। हमने इस एक फैसले के हर पहलू को, हर जोखिम और हर इनाम को समझने की कोशिश की है। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का चयन नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की दिशा का एक बड़ा संकेत है। बिल्कुल। तो अब श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर ये नया आक्रामक टेम्पलेट ही भविष्य है, तो क्या भारतीय क्रिकेट के आने वाले सितारों को अब से अपनी तकनीक से ज्यादा अपने इरादे पर ध्यान देना होगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या स्थिरता यानी कंसिस्टेंसी अब T20 क्रिकेट में एक पुरानी और अप्रासंगिक सोच बनकर रह जाएगी?